नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर से मैं संदीप कुमार उपाध्याय आज जो है एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप लोगों को जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ जो है एकेडमिक जो है आपका एजुकेशन जैसे हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ, बीएससी हुआ, ऑल ओवर सभी क्लासेज में यह जो है आपका रखा गया है और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कि आप यह बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है। तो हम आज आप लोगों को एक जो है कि ऐसे बायोपॉलीमर में आपका एक ऐसा टॉपिक जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। और न्यूक्लिक एसिड आप लोग जानते हैं कि जो कोई भी लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल में आपका जो है न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस में जो है कि आपका न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड में आपका जो है क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के साथ में आपका जो है कि और प्रोटीन भी होती है। तो एक फ्रेडरिक जो है मिक्सचर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो है कि न्यूक्लियस से एक ऐसे पदार्थ का जो है इन्होंने आइसोलेशन किया जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। तो इसके बारे में इन्होंने आगे और स्टडी किया और स्टडी करने से जो है पता चला कि इसमें एक ऐसा जो है कि पदार्थ पाया जाता है जो कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है यह आपका एक बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर के बारे में आप लोग जानते हैं कि बायोपॉलीमर ऐसा जो है कि मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि ढेर सारे मोनोमर आपस में ज्वाइंट करके जो है कि पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड में आपका जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वह मोनोमर होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वह आपस में जुड़ करके या जो है कि कंबाइंड करके आपका जो है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। और न्यूक्लिक एसिड में अब जो है आपका दो न्यूक्लिक एसिड होती हैं, आपका एक डीएनए होता है और आपका एक आरएनए होता है। तो हम पहले जो है आपको डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीएनए जो देखिए जो है आपका डीएनए जो होता है या डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो एसिड का मतलब यह होता है कि इसमें जो आपका डीएनए होता है इसमें आपके 3 पदार्थ जो है वह मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें आपका एक जो है आपका जो है नाइट्रोजन बेस होता है और नाइट्रोजन बेस के बाद जो है आपका शुगर होता है और शुगर के बाद आपका फॉस्फेट होता है। तो इसमें जो आपका जो है आपका ये शुगर होता है, शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोज का मतलब यह है कि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और उसी शुगर के आधार पर इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड रखा गया है। इसके बाद फिर जो है आपका इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो नाइट्रोजन बेस में 4 नाइट्रोजन बेस इसमें जो है आपके मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें जो है आपका पहले जो है इसको हम जो है एक तो होता है आपका प्यूरिन होता है, एक तो आपका प्यूरिन होता है। प्यूरिन में आपके एडेनिन ग्वानिन आते हैं और दूसरा आपका पिरिमिडिन होता है। पिरिमिडिन में आपके साइटोसिन और थायामिन। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन में जो है प्यूरिन में आपका एडेनिन ग्वानिन आता है और इसके बाद जो है पिरिमिडिन में साइटोसिन और थायामिन आता है। तो इस प्रकार से 4 नाइट्रोजन बेस इसमें जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जो आपका शुगर होता है वह डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और इसके बाद एक इसमें जो है आपके फास्फोरिक अम्ल का अणु भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका
नाइट्रोजन बेस जो है आपका, जैसे नाइट्रोजन बेस प्लस जो है आपका शुगर और जो है आपका फास्फोरिक अम्ल, यह जो है ये तीनों मिल करके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से जुड़ करके डीएनए का निर्माण करता है। तो आज हम जो है आप लोगों को मुख्य रूप से डीएनए के बारे में बताएंगे और डीएनए जो है कि क्या होता है, कैसे होता है, और इसको आप लोग जो है डायग्राम की सहायता से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जो है अच्छे से जो है ध्यान से इसको समझिए और एक बार आप समझ लेंगे तो जो है कभी नहीं भूलेंगे। और जो है आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी करिएगा और इसके बाद जो है कि जिससे कि हमको बराबर मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो कंटिन्यूअसली बनाते रहें। तो आप लोग जो है डीएनए का या डायग्राम देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे बनाए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं डीएनए में एक यहाँ पर बीच में एक जो है सेंट्रल एक्सिस होती है और इस सेंट्रल एक्सिस से दो स्टैंड इसके जो है ऐसे एक दूसरे के एंटी पैरेलल जो है आपके सीढ़ी की तरह से सीढ़ी नुमा ऐसे जो है लिपटे रहते हैं क्लॉकवाइज। और इसके बाद जो है कि इसमें देखिए आपका जो इसमें सेंट्रल एक्सिस होता है, इसको जो है कि मतलब सेंट्रल एक्सिस से एक स्टैंड के यहाँ के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके बाद जो है कि इस पूरे दोनों स्टैंड के बीच का जो यह टोटल डिस्टेंस है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और जैसे सीढ़ी में आप लोगों मतलब डंडे होती हैं, उसी तरह से इसमें जो है नाइट्रोजन बेस डंडे की तरह से उपस्थित रहते हैं। एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बाद जो है कि इसमें जो है आपका यह इसमें एक जो है लंबा टर्न रहता है और एक जो है छोटा टर्न होता है। लंबे टर्न को हम मेजर एक्सिस कहते हैं और छोटे टर्न को हम माइनर एक्सिस कहते हैं। जो आपका मेजर ग्रूव या जो है आपका माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव जो होता है वह आपका उसका जो डिस्टेंस होता है वह आपका 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बाद जो है तो जो आपका जो है मेजर ग्रूव होता है उसका जो है डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बाद जो है कि इसमें देखिए आप लोग यहाँ जो इसके जो स्टैंड होते हैं, इस स्टैंड में आपका जो है यह क्रॉस बार ऑफ पेयरिंग बेसेज, तो यहाँ पर जो दोनों स्टैंड होते हैं इसके बीच में देखिए जो है आपका कि नाइट्रोजन बेस उपस्थित रहता है ए और टी। ए का मतलब है यहाँ पर एडेनिन और टी का मतलब है थायामीन। ए और टी जो होता है यह आपके दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। और इसके बाद जी और सी, यहाँ पर सी का मतलब है साइटोसिन और जी का मतलब है ग्वानिन। तो आपका साइटोसिन एंड ग्वानिन दोनों जो है कि ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और एडेनिन, थायामीन एंड साइटोसिन और ग्वानिन ये दोनों जो है कि आपस में अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो है आपका प्यूरिन में एडेनिन होता है और पिरिमिडीन में आपका जो है थायामीन होता है। तो एडेनिन जो है यह आपका सदैव थायामीन से जो है कंबाइंड करता है और साइटोसिन यह सदैव जो है आपके ग्वानिन से कॉम्बिनेशन करता है। और ये एडेनिन और थायामीन के बीच जो है आपका डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसके बाद इसका बैकबोन जो है स्टैंड का, इसमें शुगर और फास्फेट होते हैं जो कि स्टैंड जो होता है वह एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। और इसे हम जो है एक इंड इसका 5' होता है
तो दूसरा आपका 3 डैश होता है और यह आपका 3 डैश होता है, तो यह आपका 5 डैश होता है। कहने का मतलब कि ये दोनों स्टैंड जो हैं वह एक दूसरे से मतलब एंटी पैरेलल, एक दूसरे से रस्सी की भांत ऐसे उलझे हुए रहते हैं स्प्रिंग की तरह से। और इसके बाद जो है कि इसमें देखिए आपका इस स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम जो है कि जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट 1953 में सर्वप्रथम एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा इस स्ट्रक्चर के बारे में व्याख्या किए थे, या जो है उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। और इसके बाद जो है कि इस कार्य के लिए जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। और इसके बाद जो है कि यह जो आपका डीएनए होता है इसमें जो है आपके सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड होता है। तो नाइट्रोजन बेस में देखिए साथियों आपका नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस में आपके यही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन होंगे। और शुगर में आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। और इसके बाद फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके जो है वह डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो है कि हम आपको आरएनए के बारे में जो है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह आपका आरएनए होता है। और आरएनए जो है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड में राइबोज शुगर होती है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, मतलब एक ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन आपका आरएनए में जो है आपका राइबोज शुगर होता है। और राइबोज शुगर के साथ साथ में आपका यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जैसे एडेनिन, प्यूरिन में आपका एडेनिन, ग्वानिन होता है। इसके बाद जो है पिरिमिडिन में आपका साइटोसिन, थायामीन है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ जो आरएनए होगा यहाँ थायामीन के जगह पर यूरासिल हो जाता है। थायामीन के जगह पे यूरासिल। नाइट्रोजन बेस तो आपके 4 ही होते हैं, मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, ये आपके 4 डीएनए में रहेंगे। लेकिन जब आरएनए का नाइट्रोजन बेस रहेगा तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो रहेगा, बट थायामीन के जगह पर यूरासिल हो जाता है। और इसके बाद जो है कि आपका यूरासिल हो जाता है। और इसमें शुगर जो होगा वह आपका राइबोज शुगर होगा। आरएनए में इसमें देखिए आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। लेकिन आरएनए में जो है आपका राइबोज शुगर होगा। आरएनए में कैसा शुगर होगा? राइबोज शुगर होगा। और इसके बाद जो है नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन के जगह पर आपका क्या हो जाएगा? यूरासिल। थायामीन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है कि इसमें नाइट्रोजन बेस आपके आरएनए में आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल, और साथ में आपका राइबोज शुगर होगा, राइबोज शुगर। और इसके बाद फास्फोरिक अम्ल जो है यह आपस में कंबाइंड करके जो है कि आपका आरएनए का निर्माण करते हैं। और आरएनए जो होता है यह आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब कि यह डीएनए की भांति डबल हेलिक्स मॉडल नहीं होता, बल्कि सिंगल स्ट्रैंड रहता है। लेकिन जो है आपके एक्सेप्शनल जैसे जो है वाउंड ट्यूमर वायरस है, और इसके बाद जो है कुछ और ऐसे भी वायरस होते हैं जिनमें कि आरएनए जो होता है यह डबल स्ट्रैंड पाया जाता है, लेकिन वह एक्सेप्शनल होता है। मेजर पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो आरएनए जो होता है वह सिंगल स्ट्रैंड होता है, और डीएनए जो होता है वह आपका डबल स्ट्रैंड होता है। और डीएनए और आरएनए जो होते हैं इसी में जो है इसकी जो छोटी छोटी इकाई होती है वह आपका जीन होती है, और जो कि हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए और आरएनए जो है यह किसी भी एनिमल या प्लांट
कुछ भी हो, उनका जो है एक ब्लूप्रिंट मतलब जन्म कुंडली की तरह से कार्य करता है और वह इसमें सारी डाटा जो है स्टोर होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होते हैं। कहने का मतलब कि यह जो है एक ब्लूप्रिंट मतलब जन्म कुंडली की तरह से कार्य करता है जो कि हमारी आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो साथियों जो है आज आपको हम जो है डीएनए और आरएनए और इसके बाद जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो है डिस्कस किया। अगर जो है कि आप लोग जो है कि क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो हमें आपको एक बार जो है इसका क्विक रिवीजन आप लोग कर लीजिए। तो सबसे पहले आज हम जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किए और न्यूक्लिक एसिड हमने आपको बताया कि यह हम लोगों में एक बायोपॉलीमर होता है, मतलब कि जैव बहुलक होता है। और जैव बहुलक का मतलब यह होता है कि जैव बहुलक जो होते हैं यह उच्च अणुभार के बृहद अणु होते हैं जो कि छोटे छोटे निम्न अणुभार के अणुओं से मिल करके बने होते हैं। कहने का मतलब कि पॉलीमर जो होता है वह मोनोमर से मिल करके बना होता है। मोनोमर जो होता है इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, जो न्यूक्लियोसाइड रहता है तो उसमें आपका यह फास्फोरिक एसिड नहीं होती। जो न्यूक्लियोसाइड रहेगा उसमें फास्फोरिक एसिड नहीं रहेगा। और जब न्यूक्लियोसाइड में केवल नाइट्रोजन बेस और शुगर, नाइट्रोजन बेस और शुगर रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और इसमें फास्फोरिक एसिड जब जुड़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का जो सर्वप्रथम डिस्कवरी है यह फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के साइंटिस्ट ने जो है कि सर्वप्रथम जो है कि पस सेल में किया था। और इसके बाद जो है कि इसमें इनको जो है फास्फोरस एलिमेंट की जो है कि अधिकता पाई गई और जिससे कि इसके बारे में अध्ययन करने में जो है इनको इंटरेस्ट हुआ। तो इसके बारे में इन्होंने आगे अध्ययन किया तो जो है ये जो है कि एक अलग है जो है कि अणु जो है कि बायोपॉलीमर के बारे में इनको जानकारी मिली और जिसको कि हम आज जो है आरएनए और डीएनए के नाम से जानते हैं। तो जो आपके कोशिका में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में आप लोग जानते हैं कि जो है आपके गुणसूत्र में प्रोटीन और जो है मतलब कि और अदर सब्सटेंसेस जो है उपस्थित होते हैं और उसी में जो है आपका डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए के बारे में जो है सर्वप्रथम जो है जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इसका जो है डबल हेलिक्स मॉडल, इस मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के बारे में उन्होंने जानकारी एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा प्राप्त की थी, जो जनरली एग्जाम वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को किस आधार पर जो है खोज किए या जो है कैसे उनको पता चला। तो उसका जो है इसके लिए उन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था और एक्स रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मॉडल उनको प्राप्त हुआ था, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो यह जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है। सेंट्रल एक्सिस में जो इसके दोनों स्टैंड या दोनों कुंडलियां होती हैं वह एंटी पैरेलल जो है स्प्रिंग या रस्सी की बात एक दूसरे से ऐसे लिपटी रहती हैं। और इसके बाद जो है कि आपका जो ये स्टैंड होते हैं या नाइट्रोजन बेस और शुगर या जो है कि नाइट्रोजन बेस, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल का जो स्टैंड होता है इसमें आपका शुगर और फास्फेट होता है। और इसके बाद जैसे आप लोगों की लैडर या सीढ़ी होती है, सीढ़ी में जो डंडे होते हैं, डंडे की तरह से इसमें नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं। और नाइट्रोजन बेस आप लोगों को अभी बताया गया कि नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। तो एडेनिन को हम ए के द्वारा और थायामीन को टी के द्वारा और साइटोसिन को सी के द्वारा और गुआनिन को जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद जो है कि आपका एडेनिन जो होता है वह ऑलवेज थायामीन से जो है कि कंबाइन करता है और एडेनिन और थायामीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड जो है वह आपका जो है कि डबल बॉन्ड होगा। और इसके बाद जो है आपका साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं आपका ये अल्टरनेट क्रम पे, देखिए यहाँ पे जैसे ए और टी है तो यहाँ सी और जी हो गया, फिर यहाँ पर ए और टी है तो देखिए ए और टी के बीच में आपके
डबल बॉन्ड है और जी और सी के बीच में जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से ये जुड़ करके जो है इसकी संरचना का निर्माण करते हैं। और इसके बाद जो है आपका जो है कि यह आपका डीएनए के बारे में हो गया। इसके बाद जो है आरएनए जो होता है, तो आरएनए जो है वह आपका नाइट्रोजन बेस जो होता है, थायामीन के जगह पे आप लोगों को बताया गया यूरासिल हो जाता है। और इसके बाद जो है कि थायामीन की जगह पे यूरासिल हो जाता है। और जो शुगर होता है वह आपका डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, लेकिन आरएनए में राइबोज शुगर होता है। और इसके बाद जो है आपका इसके साथ साथ जो है शुगर और फास्फेट जो है आपका शुगर जो है आपका इसमें डीऑक्सीराइबोज और इसमें राइबोज होगा। और इसके बाद जो है फास्फोरिक अम्ल दोनों में कॉमन होता है। और इस प्रकार से जो है कि डीएनए और आरएनए यह हमारे न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक में पाए जाते हैं। और फिर जो है कि जब इनकी सिंथेसिस होती है तो मतलब केंद्रक के जो आपके केंद्रिका होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस से फिर जो है कि इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। और फिर जो है आरएनए से आपका प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होने की क्रिया को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है मुख्य रूप से जो आपका डीएनए होता है वह न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। और आरएनए जो होता है वह जो प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन होता है उसको लेकर के न्यूक्लियोलस से जो है कि बाहर आता है। तो इस प्रकार से जो है कि आज जो है आप लोगों को डीएनए और आरएनए के बारे में हम जो है कि आप लोगों को जानकारी दिए। और आप लोगों से यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा। और इसके बाद जो है चैनल को जो है आपको चैनल हमारा जो है अच्छा लगे तो आप लोग जो है इसको लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और मान लीजिए जो भी कुछ कमियां होंगी तो उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो से जो है कि इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों।